लोग देखने जा रहे हैं अपना ऑप्टिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज बेसिक कंसेप्ट, जिसमें पहला क्रिटिकल एंगल आएगा। क्रिटिकल एंगल के साथ आप TIRN मल्टीपल मीडियम सीखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने IIT के रखे हुए हैं, क्योंकि वो एज इट इज बहुत आसान है। आपके मेडिकल एग्जाम, नीट एग्जाम के अंदर बड़ी फ्रीक्वेंटली रिपीट हो जाते हैं। तो चलो पहले कंसेप्ट सीखो आप। अब TIR होता क्या है, इसकी सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ होता है और उस पर कैसे काम करते हैं। तो सीखते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है क्रिटिकल एंगल। अब ये क्या होता है, इस पे काम करने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास क्या क्या मेथड है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो क्रिटिकल एंगल, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जारी होती है, तो ये ले लो डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, बाहर रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर। अब आप एक लाइट रेडिएशन ले लो। तो मान लो मेरे पास ये पॉइंट सोर्स है एस, जो कि लाइट चारों तरफ एमिट कर रहा है। तो पहले तो लाइट जो नॉर्मली टकराई वो तो सीधे सीधे बाहर चली गई। अब जो लाइट कुछ एंगल पर टकराएगी, तो इसके लिए हमने नॉर्मल बना ली। अब क्योंकि ये लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, इसलिए ये लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल होती चली जाएगी इस तरीके से। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू इंसिडेंस से बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि मीडियम कम होता चला जा रहा है। अब चलते 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 हमें एक ऐसी लाइट मिलती है जो एक ऐसे एंगल पर टकराती है जिसके लिए अब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस पर ग्रेस करना स्टार्ट कर देती है कुछ यूं करके। मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए लाइट रेडिएशन बाहर ना जा पाए, या फिर ऐसे बोलो सरफेस के अलॉन्ग ग्रेस करना स्टार्ट कर दे, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। तो जब भी लाइट क्रिटिकल एंगल पर टकराएगी तो रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पर ग्रेस करेगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जैसे ही लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा करते हैं, तो मान लो मैंने ये लाइट ले ली, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। अब ये लाइट वापस से सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए जरूरी है आपको पहले क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्रैक्टेड रे grazes along the surface। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पर ग्रेस करना शुरू कर देती है। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो टू फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल, तो IC फाइंड आउट करने के लिए एक ही तरीका है हमारे पास, ऑलवेज यूज स्नेल्स लॉ। तो क्रिटिकल एंगल निकालने का दुनिया में एक ही तरीका है और वो है स्नेल्स लॉ, इसलिए हम इसको रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस के बाद पढ़ते हैं। तो अब हम स्नेल्स लॉ यहाँ पर यूज करेंगे जिस जगह हमें क्रिटिकल एंगल निकालना होगा और ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलो लगाते हैं। स्नेल्स लॉ याद है ना, तो म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो यहाँ का म्यू हो गया म्यू डी, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। तो म्यू डी साइन IC इज इक्वल्स टू, अब बाहर का मीडियम म्यू आर है, मैंने जानबूझ करके एयर नहीं लिया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू है 90। अब साइन 90 बेटा 1 हो गया, तो साइन IC का जो वैल्यू आ गया वो आ गया म्यू आर बाय म्यू डी, यानी आप इसको बोल सकते हो रेयरर बाय डेंसर, ठीक है ना, या फिर आप इसको लिख सकते हो डी म्यू आर। और डी म्यू आर को प्रोनाउंस करना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में सीख ही लिया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो अब आगे से मैं तो डायरेक्ट निकालूंगा कि अगर मेरे को कभी भी क्रिटिकल एंगल निकालना होगा तो मैं तो सीधे यूज कर लूंगा साइन IC बराबर रेयरर अपॉन डेंसर, ठीक है ना। आप भी इसकी प्रैक्टिस इसी तरीके से करो। तो हम लोग स्नेल्स लॉ भी बार बार खर्च नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे जब तक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ना आए, अदरवाइज हम क्रिटिकल एंगल सिमिलर इस तरीके से निकाल लिया करेंगे। अब TIR को डिफाइन करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो, तो ऐसे में वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी 100% होती है, कोई भी लाइट बाहर की तरफ नहीं जा पाती, ऐसे में इंटेंसिटी पूरी की पूरी अंदर आ जाती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं TIR। तो TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेसिक डेफिनेशन ये है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम, तो व्हेन लाइट travels from denser to rarer medium, and strikes at an angle greater than critical angle,
then it get reflected back in same medium with 100% intensity is called TIR। तो अब ये ध्यान रखना बच्चों, TIR हमेशा तभी अकर करेगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। हल्का सा भी बड़ा हुआ तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, अंदर के अंदर ही रह जाएगी। अब हम इसमें काम शुरू करते हैं। तो ये तो था हमारा TIR का बेसिक कंसेप्ट। अब क्रिटिकल एंगल कुछ छोटी छोटी चीज़ों के हमें याद होने चाहिए, ताकि जब लाइट उन मीडियम में टकराए तो टकराते वक्त हमें पहले से पता हो कि यह एंगल बड़ा है या छोटा है। जैसे तो हम लोग काम करने जा रहे हैं अब दूसरे टॉपिक पर इसके, जिसके अंदर हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ों के क्रिटिकल एंगल नोट डाउन करेंगे। तो क्रिटिकल एंगल फॉर सम मीडियम, कॉमन सरफेसेस बोल लो या कॉमन मीडियम बोल लो। जैसे पहला है एयर ग्लास इंटरफेस। अब एयर ग्लास इंटरफेस में पहले आप ये पहचान करो कौन डेंसर है कौन रेयरर है। तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर लो। एयर का हो गया 1, ग्लास का आप जानते हो 3/2 है। तो ग्लास डेंसर है, एयर रेयरर है। तो लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो ग्लास से एयर में ट्रैवल करनी चाहिए। अब इसका क्रिटिकल एंगल निकालूं अगर मैं, तो साइन IC फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। तो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो गया रेयरर बाय डेंसर। रेयरर की जगह आ गया एयर, डेंसर की जगह आ गया ग्लास। एयर का हो गया 1, ग्लास का हो गया हमारे पास 3/2, आंसर बना 2/3। अब 2/3 हमें थोड़ा पता कितना एंगल होता है, तो इसको याद करना पड़ेगा। तो IC का वैल्यू फॉर ग्लास एयर ये होता है तकरीबन 41.8 डिग्री, जिसको आप नियर बाय में याद कर लो 42 डिग्री। तो जब भी लाइट ग्लास एयर इंटरफेस में 42 से बड़े एंगल पर टकराएगी तो फिर लाइट बाहर एयर में नहीं जा पाएगी, अंदर की अंदर ही रह जाएगी। तो अब ये ध्यान रखना कि जब भी लाइट का एंगल किससे बड़ा होगा, 42 से बड़ा होगा। कौन से मीडियम के लिए, ग्लास एयर के लिए। तो लाइट बाहर नहीं जा पाएगी, कहाँ रह जाएगी, अंदर। इसका यूज़, इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं प्रिज्म में। तो प्रिज्म में बस मैं अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़्यादा आगे नहीं ले जा रहा आपको इसमें। जैसे ये रहा हमारे पास ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास बोल दिया तो भाई ये तो क्लियर है कि अब इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री हो गया। अब दे रखा है ग्लास प्रिज्म 45 डिग्री का, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म। अब इस पे लाइट आकर के टकराई इस तरीके से, और यहाँ तो ये नॉर्मली टकरा रही है, परपेंडिकुलर टकरा रही है, तो अंदर निकल गई। अब सबसे बड़ा डाउट होता है इस सरफेस पर क्या होगा। तो कुछ भी ये हम प्रिज्म में वापस से करेंगे, बट मैं इंट्रोड्यूस अभी कर दे रहा हूँ। तो पहला काम नॉर्मल बनाओ। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ढूंढो। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, चेक करो क्रिटिकल से बड़ा है या क्रिटिकल से छोटा है। अगर बड़ा है तो अंदर रह जाएगी लाइट, और छोटा है तो बाहर चली जाएगी। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, ये ज्योमेट्री से हम ढूंढ करके निकालेंगे। ज्योमेट्री यहाँ पर अगर आप लगाओगे, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, राइट। ये 90 डिग्री हो गया तो ये 45, और इधर का एंगल भी 45, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ रही है 45। तो इस ग्लास एयर इंटरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो सिंस I बराबर 45 इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल जिसका वैल्यू था 42 डिग्री, देयरफॉर लाइट विल अंडरगो TIR। तो लाइट यहाँ पर TIR करेगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब रिफ्लेक्ट होएगी तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो होगी, जितने पर इंसिडेंस हुई है उतने पर ही रिफ्लेक्ट होगी, यानी 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी और सीधे ऐसे नॉर्मली बाहर की तरफ चली जाएगी। पॉइंट समझ आया। तो ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं पेरिस्कोप के अंदर भी, कि लाइट आ रही है, टकराती है ग्लास प्रिज्म पर और सीधे नीचे रिफ्लेक्ट हो जाती है। फायदा इसका 100% इंटेंसिटी मिलती है, कोई इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता। तो ये था ग्लास एयर इंटरफेस के लिए जो हमने पहली बार काम किया। अच्छी तरीके से देख लो, सोच लो कि किस तरीके से मैंने प्रॉब्लम आपको समझाया है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ग्लास एयर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल 42 होता है। जब भी लाइट 42 से बड़े पर टकराएगी, इसी तरीके से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके का है, वाटर एयर इंटरफेस। अब वाटर एयर इंटरफेस में बच्चों क्या होता है वो ध्यान से देखना। वाटर एयर में लाइट वाटर से एयर जा रही होगी, तो वाटर टू एयर जा रही होगी, और इस सिचुएशन में अगर हम इसका क्रिटिकल एंगल निकालें तो रेयरर मीडियम हो गया एयर, डेंसर मीडियम हो गया वाटर, यानी म्यू एयर बाय म्यू वाटर
और इस सिचुएशन के अंदर जब आप इनके वैल्यू डालोगे तो ये 1 हो गया, और वाटर का हम जानते हैं 4/3, दैट मीन्स आंसर आ गया 3/4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो IC का वैल्यू अब 3/4, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 3/4 कितना एंगल होता है, और इस एंगल का वैल्यू होता है तकरीबन 40 × 5 डिग्री होती है। और अगर लाइट वाटर एयर इंटरफेस में 48.5 से बड़े एंगल पर टकराई तो वो बाहर नहीं जा पाएगी, अंदर रह जाएगी। अब इसका एग्जांपल के लिए मैं एक स्पेशल एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, सेम उसी तरीके का। अब एग्जांपल ये कहता है ये एक प्रिज्म है जिसके अंदर वाटर है, तो मतलब मैंने ग्लास हटा करके वाटर फिल कर दिया और इधर का एंगल मैंने कर दिया 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये, और बाहर ऑब्वियसली एयर ही है, तो अब लाइट आ रही है, टकराती है, तो लाइट आती है, टकराती है, नॉर्मल बनाई हमने। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। अब चेक करेंगे कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्रिटिकल से बड़ा है या क्रिटिकल से छोटा है, बाहर जाएगी या अंदर रह जाएगी। तो चलो चेक करते हैं, ये 90 है 60, तो ये हो गया 30, और 30 डिग्री ये आ गया, तो 90 में से माइनस करोगे तो एंगल आ जाएगा 60। तो अब आप देख रहे हो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री आ रहा है, जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो सिंस I इज इक्वल टू 60 डिग्री इज ग्रेटर देन IC बराबर 48.5, देयरफॉर light will undergo TIR। तो अब TIR करेगी और लाइट यहाँ 60 डिग्री पर कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहा जिसमें हम लोगों ने वाटर एयर इंटरफेस का TIR देखा। इसके और अच्छे एग्जांपल आगे आने शुरू हो जाएंगे। अब लास्ट एग्जांपल इस तरीके का है जिसको बोलते हैं ग्लास वाटर। अब ग्लास वाटर में अगर आप चेक करोगे तो ग्लास तो हो गया 1.5, वाटर हो गया 1.33। तो इसमें भी पता नहीं क्यों कई लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है कौन डेंसर है कौन रेयर है, तो खुद डिसाइड कर लो भाई, 1.33 छोटा है या 1.5 छोटा। तो 1.33 छोटा है तो वाटर हो गया रेयर और ग्लास हो गया अपना डेंसर, ठीक है ना। तो अब इसके क्रिटिकल एंगल पर हम काम करते हैं, तो इसका क्रिटिकल एंगल निकालोगे तो साइन IC इज इक्वल्स टू रेयर बाय डेंसर। म्यू W को मैंने डाला 4/3 और म्यू ग्लास को मैंने डाला 3/2, रिजल्ट आ गया हमारे पास 8/9। तो अब इसकी वैल्यू IC की वैल्यू 62.9 डिग्री के आसपास होती है, तो तकरीबन आप इसको 63 डिग्री लेके चल लो। तो 63 डिग्री ग्लास वाटर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका क्रिटिकल एंगल हमारे पास आ गया 63 डिग्री। तो अब ये ध्यान रख लेना कि ग्लास वाटर इंटरफेस में 63 से बड़े एंगल पर टकराई लाइट तो बाहर नहीं जाएगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, इसके एग्जांपल को हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है और इस ग्लास प्रिज्म के बाहर हमने वाटर फिल कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास ग्लास एयर इंटरफेस, ठीक है। अब आप लाइट रेडिएशन टकराओ, सपोज करो ये वाला एंगल मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया समथिंग अराउंड 70 डिग्री। देखिए अब क्या होता है, तो लाइट रेडिएशन आकर के टकराया इस सरफेस पर, नॉर्मली सीधे अंदर चली गई लाइट, हमने नॉर्मल बनाई। अब पहला काम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे, तो ये 70, तो इधर का एंगल हो गया 20, ये 90 था, ये हमारे पास आ गया समथिंग अराउंड 70 डिग्री, ये 70 डिग्री तो ये 20 डिग्री। अब आप देख रहे हो ये एंगल जो हो गया क्रिटिकल एंगल से बहुत छोटा हो गया, तो ऐसे में मजबूरी में लाइट को अब बाहर जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं बचा। बट अगर ये एंगल 70 डिग्री के आसपास हो जाता, बहुत आसान था मेरे लिए करना, इसको 70 की जगह में 20 कर देता, तो ये चेंज होकर के 70 आ जाता, तो फिर लाइट बाहर नहीं जाती, अंदर ही रुक जाती। बट आई थिंक इससे समझ आ गया होगा कैसे छोटे छोटे डाटा से हम चीज़ें मैनेज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको TIR का ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, ठीक है ना। ये TIR का ब्रह्मास्त्र आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा और आप आराम से डिटेक्ट कर लोगे मल्टीपल मीडियम में TIR कैसे कराते हैं। तो TIR इन मल्टीपल मीडियम, अब मल्टीपल मीडियम में अगर आपको TIR करवाना है, अच्छा इस पर मैंने कुछ और IT के प्रॉब्लम भी रखे हुए हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उससे सीखने में। तो जैसे मान लो इसका एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। मान लो लाइट यहाँ पर आ रही है 30 डिग्री के एंगल पर, इस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मैंने दे दिया 4, ठीक है। अब आगे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मैंने आपको दे दिया 3, आगे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 मैंने आपको दे दिया 2.5, आगे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 मैंने आपको दे दिया 1.9, आगे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ5 मैंने आपको दे दिया 5। अब मेरे को ये पता करना है कि किस जगह पर लाइट ब्लॉक हो जाएगी, यानी आगे नहीं जा पाएगी और TIR करेगी। तो हमें इसमें हमारा कंसेप्ट भी आ जाएगा और इससे आप न्यूमेरिकल भी बड़े अच्छे से रिलेट कर लोगे। फिर मैं एक जनरलाइज कंसेप्ट दे दूंगा आपको, तो फाइंड आउट इंटरफेस
लाइट अंडरगोस टीआईआर। तो लाइट किस इंटरफेस पे टीआईआर कर रही है हमें अल्टीमेटली अब वो पता करके देना है। तो इसे पता करने का तरीका ये है कि सबसे पहले लाइट को जाने दो, भाई जाने वाले को कभी नहीं रोकता है, तो जाने दो, लाइट को क्यों रोको, तो इसको जाने दो और सारे मीडियम पार करवा दो। अब आप एक एक एंगल को पकड़ो। इस एंगल का नाम मैंने डाल दिया θ2, तो सिमिलरली ये भी हो गया मेरे पास θ2, अगला एंगल हो गया θ3, अगला एंगल θ4 और अगला एंगल θ5। तो पहला काम लाइट को जाने दो, ठीक है ना। अब ब्रह्मास्त्र ये है कि आप टीआईआर लगाओ, ठीक है ना। अच्छा एक बार आप सोच के देखो, आपको आता है कहाँ पे टीआईआर होगा, गैस करके देखो, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप सही चल रहे थे या मेरा कंसेप्ट सही था। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे के सारे एंगल के नाम डाल दिए। अब हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो रिजल्ट बनेगा, बोलते रहो, 4 sin 30 इज इक्वल्स टू, अगला हो गया 3 sin θ2, आगे बढ़ते हैं, अगला हो गया 2.5 sin θ3, आगे बढ़ते जाते हैं, अगला हो गया 1.9 sin θ4 एंड लास्ट हो गया 5 sin θ5। बस एक स्टेप और, इसके बाद सस्पेंस खत्म। 4 sin 30 आप सॉल्व करोगे तो मिल गया 2 sin 30 हो गया 1/2, तो इधर आ गया 2। 3 sin θ2 इज इक्वल्स टू 2.5 sin θ3 is equals to 1.9 sin θ4 is equals to 5 sin θ5। अब सस्पेंस ये है, साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 तो हो सकता है पर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा साइन थीटा 1 से छोटा है, कौन सा साइन थीटा 1 से बड़ा है। जहां साइन थीटा 1 से बड़ा आने लगेगा, लाइट उस मीडियम से आगे नहीं जा सकती और उस जगह पर उसका टीआईआर हुआ होगा। कितना आसान था। तो मतलब लाइट को जाने दो, जिस जगह का साइन थीटा 1 से बड़ा आने लग जाए, इसका मतलब लाइट का वहां जाना पॉसिबल नहीं है, यानी उस मीडियम के अंदर लाइट टीआईआर नहीं करेगी। अब कई बच्चे क्या सोच रहे थे, क्रिटिकल निकालेंगे। कहां से निकालोगे बच्चों इतना क्रिटिकल, बहुत सारी जगह पर क्रिटिकल। और कौन से आपको एंगल आते ही हैं सारे, या मेरे को आते हैं एंगल सारे, तो नहीं आते। तो इससे बचने का एक सिंपल रास्ता यही था कि स्नेल्स लॉ लगाओ, जहां का साइन थीटा 1 से बड़ा मिल जाए वहीं से लाइट को वापस भेज दो, ठीक है ना। और बोलो भैया अब आगे जाना पॉसिबल नहीं है, तो चलो चेक करते हैं। अब इसमें भी ये नहीं कि हमें निकालना ही है साइन थीटा, बस खाली आइडिया लेना है। जैसे साइन थीटा 2 की वैल्यू बन गई 2/3, तो साइन थीटा 2 बना 2/3। अब 2/3 1 से छोटा है, इसका मतलब जाने दो, मतलब लाइट यहाँ पर जाएगी। सिमिलरली साइन थीटा 3 की वैल्यू चेक करो, तो साइन थीटा 3 की वैल्यू हो गई 2/2.5, ये भी 1 से छोटा है, तो लाइट यहाँ भी जाएगी, मतलब लाइट यहाँ जाएगी एज वेल एज यहाँ भी जाएगी। आगे देखें तो अगला साइन थीटा 4 अगर आप चेक करोगे तो साइन थीटा 4 का वैल्यू है 2/1.9। अब ये जो चीज़ है ग्रेटर देन 1 हो गई। अब साइन थीटा 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इस बात का मतलब है कि थीटा 4 वाली मीडियम के अंदर लाइट का एंटर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब ये एंगल बनना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस सरफेस पर लाइट का टीआईआर हो चुका है। आया कि नहीं आया। तो रिजल्ट बड़ा आसान था कि आपको क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाओ, ये पता करना है कहाँ टीआईआर हुआ, बस वहां टीआईआर होगा जहां का साइन थीटा ग्रेटर देन 1 होगा। बात क्लियर। तो मैं यहाँ नोट करके लिख दे रहा हूं, इन मल्टीपल मीडियम, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, तो इन मल्टीपल मीडियम apply TIR, sorry, apply Snell's law। अब जहां का साइन थीटा ग्रेटर देन 1 आने लग जाए, इक्वल टू भी आ सकता है, इक्वल टू लिमिटिंग कंडीशन हो गई, लाइट सरफेस पर ग्रेस करेगी। तो जहां का साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आने लग जाए, लाइट वहां से आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपल मीडियम के अंदर चेक करने का तरीका था कि कहाँ टीआईआर होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रॉब्लम्स की तरफ। अब प्रॉब्लम में आप देखो, ये जो पहला प्रॉब्लम है ये तो आसान सा मैंने रखा है, इस टाइप का नीट लेवल के लिए बिल्कुल सटीक प्रॉब्लम है। आप करो तैयार, देखते हैं इसको क्या करना है। कहते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर टीआईआर फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम। तो मीडियम से वैक्यूम का टीआईआर 30 डिग्री दे रखा है, क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आसान है, करते हैं। तो अब क्रिटिकल एंगल का हमारा फॉर्मूला सीधे सीधे लगाते हैं, रेयरर बाय डेंसर। रेयरर की जगह वैक्यूम आ गया, वैक्यूम का 1 हो गया, डेंसर की जगह म्यू आ गया। अच्छा कितना दे रखा है क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/म्यू। यहाँ से म्यू का वैल्यू पकड़ दो, म्यू का वैल्यू आ गया 2, 1 से अब 10 2।
अब हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है, तो लास्ट लेक्चर्स जो मैंने बताए थे उनका यूज करो। c बाय म्यू मीडियम हो गया, c का वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁸, म्यू मीडियम हो गया 2, तो फाइनल आंसर आ गया 1.5 × 10⁸ और स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। सिमिलर मैथड में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, a ray of light from denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I. If reflected and refracted rays are mutually perpendicular, what is the value of critical angle? अब आपको याद हो ऐसा सवाल मैंने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाते वक्त बताया था, ठीक है ना। बट अब मैंने यहाँ पर एक नई बात पूछी, क्रिटिकल एंगल। इस सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा और एज इट इज फंसेगा नीट के अंदर, ठीक है ना। अगर आया तो इस सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का आप मान करके चलो, एज इट इज आता है। तो अब पहले मतलब समझते हैं। तो कहते हैं लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो ये ले लो बच्चों डेंसर मीडियम और ये ले लो आप रेयर मीडियम। स्ट्राइक एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो लाइट जो है कुछ एंगल आई पर टकराती है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर ये कहता है द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, अब यहाँ पर कई बच्चों को डाउट होगा कि यार रिफ्लेक्ट भी हो रही है रिफ्रैक्ट भी हो रही है। हाँ, तो ऐसा होता है ना कि लाइट जब भी सरफेस पर टकराए तो थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी थोड़ी रिफ्रैक्ट होगी। बात करी तो थी हमने थिक मिरर के केस में भी करी थी, तो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई और थोड़ी सी, पूरी सी नहीं हुई, 100% नहीं हुई। जब 100% होगी तब DIR होगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई, ये रिफ्रैक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है, और कहता है ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर ये एंगल I है तो ये एंगल I हो गया, ये 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया हमें 90 - I। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगा के इन डेंसर और रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकाल लेंगे। तो लगाते हैं, तो म्यू डी साइन I इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन 90 - I, ठीक है बच्चों। यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ गया कि म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी इज इक्वल्स टू हमारा हो गया साइन I डिवाइडेड बाय साइन 90 - I बन गया कॉस I, यानी tan I। तो हमारे पास रेयरर और डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो आ गया, कितना आ गया, tan I। अब क्रिटिकल एंगल पर काम करते हैं। अब क्रिटिकल एंगल के लिए रिजल्ट लगाया मैंने, साइन IC इज इक्वल्स टू 1/μ। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो साइन IC इज इक्वल्स टू रेयरर बाय डेंसर और म्यू आर बाय म्यू डी की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन IC, तो साइन IC इज इक्वल्स टू tan I और यहाँ से IC का वैल्यू हमारे पास आ गया साइन इनवर्स tan I। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था, इसके मैंने इसको आपको कराया, टेस्ट वगैरह में भी बहुत रिपीट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके अंदर बी वैलिड हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लो आप, IIT JEE 2003 का ये मैंने प्रॉब्लम यहाँ पर रखा है ताकि आपको पूरा IIT का फ्लेवर आ जाए कि किस तरीके से सवाल को किया जाता है। आप सवाल पढ़ो, कहता है इन द गिवन फिगर एट वाटर एयर इंटरफेस, तो ये रहा वाटर एयर इंटरफेस, लाइट रे इंसिडेंटेड एट क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे यहाँ पर क्रिटिकल एंगल पर टकराती है, तो वैल्यू और क्रिटिकल पर टकरा रही है, तभी ये एंगल कितना हो गया 90। अब ये हमसे कहता है म्यू जी का वैल्यू बता दो, बता देते हैं एक लाइन में। क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, खत्म कर देंगे। तो आ जाओ, म्यू जी साइन I इज इक्वल्स टू, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है कि ये कितना है, पर फिर भी आप लगा सकते हो। अगर ये क्रिटिकल है तो बच्चों ये भी क्रिटिकल हो गया, तो 4/3 साइन IC। आगे बढ़ते हैं, इधर के लिए लगाएं तो मीडियम हो गया 1 साइन 90। अब ये डाटा हमें पूरी तरह पता है तो हम इसको और इसको आपस में लिंकअप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास म्यू जी साइन I ये बराबर हो गया 1 के। हमें फाइंड आउट करना था म्यू जी, तो म्यू जी का वैल्यू आ गया 1/sin I। अब बताओ पहले ये कहाँ से मुश्किल है, एक लाइन का सिंपल सवाल था ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उठा के रखा ताकि नीट के लिए आपको अच्छा सवाल मिल जाए। तो बी ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, IIT JEE 2008 का प्रॉब्लम है, ये भी आसान प्रॉब्लम है, डायग्राम देख के मत डरना, ठीक है ना, हम लोग इसको बड़े आराम से खत्म कर लेंगे। प्रॉब्लम पढ़ो, ठीक है। द बीम लाइट बीम इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 4, तो रीजन 1 से रीजन 4 की तरफ लाइट जा रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रीजन 1 2 3 4 आर ये द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, तो हमें बेसिकली थीटा फाइंड आउट करके देना है, फॉर विच बीम जस्ट मिसेस एंटरिंग रीजन 4, तो रीजन 4 में जस्ट मिस हो जाए, ऐसे कैसे, तो जब भी बोला जस्ट मिस हो जाए तो मिस तभी हुई ना जब वो सरफेस पर ग्रेस कर गई, ना इधर जा पाई ना बेचारी इधर जा पाई, तो इसको यहाँ पर ले जाओ और जस्ट सरफेस पर ग्रेस करा दो, दैट मींस लिमिटिंग कंडीशन बना दो जस्ट TIR की। अब क्या करेंगे, अब स्नेल्स लॉ इसके और इसके बीच में आप लगा दो और आपका प्रॉब्लम एक लाइन में खत्म। तो स्नेल्स लॉ लगाओ तो रिजल्ट आया n0 साइन थीटा, हमें इनकी जरूरत नहीं है, जाने दो। तो सीधे यहाँ के लिए लगाते हैं, रिजल्ट आ गया n0/8 साइन 90, n0 कैंसिल हो गया एंड साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/8।
यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/8। अब बताओ आप कहाँ से मुश्किल है, एक लाइन का हमारा बेचारा सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो अब आपके ग्रुप में TIR मैंने ला दिया है, मल्टीपल मीडियम का TIR, IIT के सारे सवाल हम लोगों ने यहाँ पर कर डाले हैं और क्रिटिकल एंगल आपको आ ही गया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा इसमें ऑप्टिकल फाइबर का, वो बड़ा मजेदार लेक्चर है, उसमें आप ऑप्टिकल फाइबर के सवाल देखते ही खत्म कर लोगे, ठीक है।